हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन। तो कैसे हो आप लोग? आए हो अच्छे होगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लद्दाख। लद्दाख कहाँ पे पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। जैसे जम्मू कश्मीर पहले क्या था, ये पूरा जम्मू कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर था। अब क्या हो गया, बस ये वाला भाग क्या जम्मू कश्मीर है, ये पूरा लेह लद्दाख हो गया। ये क्या है, अभी यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसे रेगिस्तानी क्यों कहा गया है? अब आप पूछोगे नहीं कि इसे रेगिस्तानी क्यों कहा गया। रेगिस्तान तो राजस्थान में, गुजरात सब में, यहाँ पे रेगिस्तान कहा गया। तो रेगिस्तान इस सेंस में नहीं है। रेगिस्तान में लोग कि ना इसमें ना पौधे उगा सकते हैं, ना यहाँ बारिश हो सकती है, ना ही उपजाऊ मिट्टी है। तो आप कैसे ऐसे कुछ भी रोप सकते हो? इसलिए इसमें खेती करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसे रेगिस्तानी इलाका कहा गया है। खेती बहुत कम संभव है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ रहती है ज़्यादातर महीनों में। पीने के पानी के लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर करते हैं। वो क्या करते हैं, अब यहाँ पानी तो होगी नहीं, तो ये कहाँ जाएंगे? ये दिल्ली जाएंगे लेने के लिए पानी? नहीं ना। तो ये जो बर्फ़ है वो सब जो गर्मी में पिघलने वाली बर्फ़ पर क्या निर्भर करते हैं। एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। एक शेप या बकरी कह लो, उसे एक पालते हैं जिससे क्या मिलती है, पश्मीना ऊन मिलती है, जिसे वो कश्मीर में बेच देते हैं और वहाँ के लोग उसे शॉल या फिर सब स्वेटर सब बनाते हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से उस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों के बेच देते हैं। अब फूड क्या खाते हैं वो लोग? तो फूड खाते हैं दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। अब ये कहाँ से आएगा? इसे दूध से बने पदार्थ खा लिए, जैसे मक्खन खा लिए, चीज़ खा लिए, मांस खा लिए, तो ये कहाँ से आएगा? हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है, जो क्या गाय, बकरी और याक पालते हैं वो लोग। रेगिस्तानी होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ। अब घाटियाँ मतलब क्या? मतलब समझ लो ये पहाड़ है, ठीक है, तो इसके बीच जो रास्ता है ना, क्या वो कहाँ कहलाएगी? घाटियाँ कहलाएगी, जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचे, जिसे क्या कहा जाता है आज में, वर्तमान में तिब्बत कहा जाता है। आप अपने साथ मसाला, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। ये काफिला क्या लेकर चलता था? मसाले, कच्चे रेशम, दरिया। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचे। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। लद्दाख में गाना और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, याद रख रहे हैं, केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, जिसे मुसलमान एवं बौद्ध दोनों ही मिलके गाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान एवं बौद्ध दोनों लड़ते रहते हैं, इसका मतलब ये कुछ ही नहीं है। बस जो पॉलिटिक्स लोग हैं अपनी रोटियां सेकते हैं, ठीक है। तो दोनों मिल के ही ये जो केसर सागा गान है, जो कविता है, उसको मिल के गाते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। एक तरफ क्या है, वो समुद्र से है, तो एक तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब दक्षिणी पश्चिमी कैसे? देखो, ये साउथ वाला पार्ट हो गया हम लोग का इंडिया का। तो यहाँ पे क्या है, केरल है, तो ये क्या साउथ में भी है और ये वेस्ट में भी है, तो इसलिए क्या कहा गया, दक्षिण पश्चिमी कहा गया इसे। तो इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग इत्यादि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षित बना। यहाँ क्या उगाई जाती है? मसाले, काली मिर्च, लौंग इत्यादि, जिसके कारण व्यापारियों के लिए ये क्या शुरू से क्या ये आकर्षक बना रहा। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। अब ये यहूदी क्या है? जो युडाइज्म को मानते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको यहूदी बोलते हैं। जो हमारे अल्बर्ट स्टाइन भी थे, वो भी क्या थे? एक यहूदी थे। तो ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस वो भी यहाँ पे केरल पे आए, और इन्हीं को श्रेय दिया जाता है कि भारत में
ईसाई धर्म का आने पे। और फिर इब्न बतूता, जब इब्न बतूता केरल में आए तो उन्होंने क्या एक वृत्तांत लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर क्या मुसलमानों को बहुत इज्जत दी जाती है। वास्को डी गामा जो कहाँ गए थे, केरल आए, जिससे पुर्तगालियों को पता चला कि यूरोप से भारत तक जाने का रास्ता उन्हें मिला। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जैसे ईसाई धर्म में मानते हैं, यहूदी भी है, कुछ अरबी भी है, कुछ मुसलमान भी है, कुछ हिंदू भी है। चीन के व्यापारी केरल आए, मछली पकड़ने वाला, जीन वाला, तलने के लिए लोग जो इस्तेमाल करते हैं चीना चट्टी, ठीक है। तो जो ये चीन के व्यापारी क्या है केरल आए, तो उन्होंने कुछ जो मछली पकड़ने वाला जाल है जो कि चीन के जाल की तरह हूबहू दिखता है, उसका क्या नाम है वहाँ पे, चीना वाला। तो इस दोनों में, और तलने के लिए जो क्या है चीना चट्टी, दोनों में क्या है चीन शब्द आ रहा है। तो चीन शब्द से मतलब पता चल सकता है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, चीन से हुई थी। अब यहाँ के लोग क्या खाते हैं, फूड, तुम क्या खाते हैं, मछली खाते हैं, सब्जी खाते हैं और चावल खाते हैं। यहाँ की मिट्टी क्या है, केरल की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। अब करेंगे हम केरल और लद्दाख की तुलना, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। क्या है भौगोलिक, यहाँ पे क्या ठंडी पड़ रही है, पूरी बर्फ़ जमा हुआ है। वहाँ क्या केरल में उपजाऊ मिट्टी है, धूप भी है, सब कुछ समुद्र किनारे है, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है, पर एक सिमिलैरिटी है कि दोनों क्षेत्र में क्या एक ही प्रकार का सांस्कृतिक प्रभाव है कि दोनों ही क्षेत्रों को चीनी और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। कि चीन के व्यापारियों ने लद्दाख को भी प्रभावित किया, अरब के व्यापारियों ने लद्दाख को भी प्रभावित किया, और दोनों ने केरल को भी प्रभावित किया। केरल क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, मसालों के खेतों के लिए परिपूर्ण है। लद्दाख क्या है, लद्दाख ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित किया। जो लद्दाख की भौगोलिक स्थिति है उसने क्या किया, जो ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास एवं भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता है। इसका क्या मतलब है कि सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास से गहरा रिश्ता है। जैसे इतिहास कि कौन लोग कैसे आए, क्या लेके आए, उससे क्या एक सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि वो मछली पकड़ने वाला जाल, और भूगोल से जैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ, इसके लिए क्या भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है, मसाले के लिए, इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी, ऊन के व्यापारियों के लिए। तो उनसे क्या होता है, जो सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा अगला टॉपिक है विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का राज था तब विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। उनमें काफ़ी विविधताएं थी, इसलिए क्या सोचा अंग्रेजों ने कि इसे फूट डालेंगे और हमारा राज ऐसे ही चलता रहेगा। मगर लोगों ने यह दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे और मिलकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। क्यों की गई थी कि इसी झंडे की मदद से वो क्या एकत्र हुए थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया गया था। अभी हम लोग किससे राष्ट्र की भावना का उत्पन्न होता है, हमारे राष्ट्रगान से, हमारे झंडे से, राष्ट्रगीत से। राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जवाहरलाल नेहरू ने अपने किताब, जवाहरलाल नेहरू कौन है, अब जवाहरलाल नेहरू कौन हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, ने अपनी किताब भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। और अनेकता में एकता का विचार हमारे नेहरू जी ही ने दिया था। इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।